वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम डिस्कस करेंगे कि जीटीए के ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है। जीटीए के ऊपर कौन कौन सी जीएसटी की कंप्लाइंसेस आती है, उसको रिवर्स चार्ज में अगर टैक्स पे करना है तो किस तरीके से करेगा, क्या क्या लाइबिलिटी आएंगी और किन केसेस में वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स भर सकता है। कंप्लीट सिनेरियो जीएसटी का आज हम डिस्कस करेंगे। किसके ऊपर? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, आप उसकी जीएसटी कंप्लाइंसेस जानना चाहते हो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है क्या। देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जो डेफिनेशन है वो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर दी गई है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जब भी कोई भी पर्सन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी बाय रोड, ऐसा नहीं है कि आप एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो तो आप कह दोगे ये जीटीए होगा, नहीं। आप वाटर के थ्रू जा रहे हो तो आप उसको कह दोगे जीटीए नहीं। अगर आप रोड के थ्रू गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो ही आप जीटीए माने जाओगे, अदरवाइज जीटीए नहीं माने जाओगे। प्लस साथ ही साथ जीटीए को एक और कंडीशन भी पूरी करनी है। इसके अलावा रोड के, देखो रोड से आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, प्लस साथ ही साथ एक और कंडीशन भी है कि आपको एक कंसाइनमेंट नोट देना पड़ेगा। अगर आप जीटीए हो तो आपको एक तो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करनी है, प्लस में साथ साथ आपको कंसाइनमेंट नोट भी देना है, तभी आप जीटीए माने जाओगे, अदरवाइज आप जीटीए नहीं माने जाओगे। तो मैम कंसाइनमेंट नोट देना कंपलसरी है, जी हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसाइनमेंट नोट नहीं दोगे, बच जाओगे। मैं भी पूरा प्रोविजन आप लोगों से डिस्कस करूंगी। It can be seen from the definition of the GTA that issuance of consignment is a crucial important document। जो कंसाइनमेंट नोट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे ट्रक या टेम्पो ऑपरेटर्स की जो कंसाइनमेंट नोट नहीं देते, किसी के पास इंडिविजुअल ट्रक है, किसी के पास कोई भी टेम्पो है या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल व्हीकल है जिससे वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बट ही इज नॉट इशूइंग एनी कंसाइनमेंट नोट, वो कोई भी कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा, तो उसको आप जीटीए नहीं मानोगे, उसको जीटीए कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब देखिए कंसाइनमेंट नोट क्या है। कंसाइनमेंट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो इशू करता है कौन? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इसे एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इशू करता है। और इसका पर्पस क्या है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपरली एक सीरियल नंबर होता है, जैसे बिल नंबर होता है आपका। इसके अंदर कंसाइनर का नेम आएगा, कंसाइनी का नेम आएगा, यानी कि किससे गुड्स ली है और किसको गुड्स देनी है, दोनों के नाम आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और गुड्स की डिटेल भी इसके अंदर आएगी कि कौन सी गुड्स आप लोग वहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स उसके अंदर होंगी, कहाँ से आपने गुड्स को लिया है और प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे आपको उसको सप्लाई करना है, सारी डिटेल्स इस कंसाइनमेंट नोट के अंदर दी होंगी। ठीक है, और पर्सन लायबल फॉर पेइंग सर्विस, पैसे कौन देगा? कंसाइनर देगा, कंसाइनी देगा या फिर जीटीए देगा। हर एक डिटेल उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट नोट। और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी मूवमेंट करते हैं गुड्स की मूवमेंट के टाइम पे आपको ये कंसाइनमेंट नोट लगाना होता है इनवॉइस के साथ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि कंसाइनमेंट नोट होता क्या है। अब आप लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन जाएगा कि मैम अगर आपने बोला कि अगर हम जीटीए है प्लस में हम कंसाइनमेंट नोट देते हैं तभी हमारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, तभी हम जीटीए कहलाएंगे। हमने एक तो ट्रांसपोर्टेशन की, जीटीए की जगह हम क्या लिख देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। हेयर वी विल यूज द वर्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन की प्लस में आपने कंसाइनमेंट नोट इशू किया तभी आप जीटीए माने जाओगे, अदरवाइज आप जीटीए नहीं माने जाओगे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक पहला क्वेश्चन ये जाएगा कि मैम हम एक काम करते हैं, कंसाइनमेंट नोट इशू ही नहीं करते, हम कंसाइनमेंट नोट इशू ही नहीं करते। तो अगर हमने कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं किया तो इसका मतलब हम जीटीए नहीं माने जाएंगे, हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो ये वहम छोड़ दो। देखो सबसे पहले तो नॉन इशुएंस की बात आपके पास, ये जो एपलेट अथॉरिटी है राजस्थान की, उसका केएम ट्रांस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था
कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ इशूइंग नोट है दैट कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन एंड देयरबाय देयर शैल बी नो एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स इन दिस ट्रांजैक्शन। यानी ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं कंसाइनमेंट नोट इशू ही ना करूं, ये आपके लिए बर्डन है, ये आपके लिए कंप्लाइंट है कि आपको कंसाइनमेंट नोट इशू करना ही होगा। ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं आरसीएम नोटिफिकेशन जो है वो क्या कहती है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड in the goods carriages located in the taxable territory shall be treated as person who receives the service। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आरसीएम के तहत टैक्स कौन पे करेगा, जो कि उस सर्विस को रिसीव कर रहा है, जो कि जीटीए की सर्विसेज को रिसीव कर रहा है वो ही आरसीएम के तहत टैक्स पे करेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्स पे कर रहा है तो सामने वाले पर्सन को कंसाइनमेंट नोट देने की जरूरत नहीं है। अगर देखो कोई भी एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अनजस्टिस हो जाएगा ना उन लोगों के लिए जो कंसाइनमेंट नोट दे रहे हैं। तो कंसाइनमेंट नोट की वजह से अगर हम ये लेके चले कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो हर एक अथॉरिटी ने यहाँ पे इसे टैक्स इवेजन का रूप ही माना है कि आप टैक्स इवेड करना चाह रहे हो, तो आप ये मान के चलना कि टैक्स इवेड नहीं करना, आप लोगों के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंसाइनमेंट नोट आप लोगों के पास होना चाहिए जब आप लोग गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो। आप ये नहीं मान सकते कि मैं कंसाइनमेंट नोट नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जीटीए के ऊपर रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होता है। देखिए जीटीए अगर कुछ एक स्पेसिफिक लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने सर्विसेज दी किसको, किसी भी फैक्ट्री को जो कि रजिस्टर्ड है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, अगर जीटीए ने सर्विसेज दी कुछ एक स्पेसिफाइड पर्संस के नाम मैं बताऊंगी, उन्हीं स्पेसिफाइड पर्संस को सर्विसेज दी तो वो जो सर्विसेज है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर जीटीए ने फैक्ट्री को सर्विसेज दी, जीटीए ने सर्विस दी फैक्ट्री को, कौन सी फैक्ट्री को, जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री लायबल होगी आरसीएम में टैक्स पे करने के लिए। यहाँ पे जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा, यहाँ पे आरसीएम में या फैक्ट्री टैक्स पे करेगी। राइट एवरीवन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो भी अदर लॉ उस टाइम पे चल रहा है या तो उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी या सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड होगी, तो ये जो सोसाइटी है इसको आरसीएम के तहत टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अगर ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स की एप्लीकेबिलिटी इन्हीं के ऊपर आएगी, सोसाइटी के ऊपर आएगी, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के ऊपर आएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए। ध्यान रखिए। ठीक है, तो यानी अगर फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर ये लोग सर्विसेज ले रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो यहाँ पे यही लोग आरसीएम के तहत टैक्स पे करेंगे, जीटीए टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, इन्हीं के ऊपर लायबिलिटी आएगी। नेक्स्ट जीटीए कब पे करेगा वो भी मैं बताऊंगी। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट और स्टेट ऑफ गुड्स और सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, यानी जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड आप यूं कह सकते हो। ये कह रहा है चाहे आपने सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लिया हो, एसजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग लिया हो, आईजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग लिया हो या यूटीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग लिया हो, सिंपल सी बात है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। आप कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो तो आपके ऊपर टैक्स आरसीएम के तहत टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म हो वेदर रजिस्टर्ड और नोट, देखिए ये ध्यान रखना है, कई बार हमारे सामने एक ऐसा केस आ जाता है कि पार्टनरशिप फर्म है लेकिन पार्टनरशिप फर्म को जो डीड है हमने वो रजिस्टर नहीं करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नोट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे एओपी हो, वो रजिस्टर्ड है या नहीं पार्टनरशिप फर्म फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आपके पास है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में भी आपके पास आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले तो फैक्ट्री,
सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा, बॉडी कॉर्पोरेट देखा, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो आपने देखा, पार्टनरशिप फर्म और सीटीपी। अगर ये सातों को जीटीए ने सर्विस दी तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक आप सबको मेरी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डाउट्स क्लियर करूंगी आप लोगों के सारे। इन सातों पर्सन को स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाता है कि अगर इन स्पेसिफाइड पर्सन को आपने सर्विसेज दी तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसीएम के हिसाब से। बट इसमें आपने एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए, अगर जो सर्विसेज है, सर्विसेज किसे दी गई है? डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो एस्टैब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या यूनियन टेरिटरी की, लोकल अथॉरिटी की या गवर्नमेंट एजेंसीज भी इवन। देखिए, सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और साथ में गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर इनको जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड की गई और ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स है, कौन सी? ये वाली एस्टैब्लिशमेंट ए, बी और सी, ये ए बी सी एस्टैब्लिशमेंट ने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से लिया है कि वो डिडक्ट करेंगे टैक्स अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ये लोग कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? डिडक्ट कर रहे हैं टैक्स अंडर सेक्शन 51। ये लोग सिर्फ टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 51। इनका सिर्फ यही काम है, ये कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोगों ने जीटीए की सर्विसेज ली तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमने यहाँ पे किस किस को इंक्लूड किया? देखिए, आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हम देख रहे थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, इसने क्या अवेल की? इसने अवेल की जीटीए सर्विसेज। इसने जीटीए सर्विसेज ली, बट उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है जस्ट फॉर डिडक्टिंग टैक्स अंडर सेक्शन 51। वो कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में इनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, इनको आरसीएम के तहत जीएसटी पे नहीं करना। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? देखिए, मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि पिछला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रहे। हमने क्या पढ़ा? 7 स्पेसिफाइड पर्सन थे, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, पार्टनरशिप फर्म और एओपी, ठीक है, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सीटीपी है। अगर इन सभी स्पेसिफाइड पर्सन्स में से किसी भी पर्सन ने जीटीए की सर्विसेज ली, इनको हम स्पेसिफाइड पर्सन्स बोलते हैं, इन्होंने जीटीए की सर्विसेज ली, देन दैट सर्विसेज विल बी टैक्सेबल एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इनको आरसीएम के बेस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। बट एक्सेप्शन क्या थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, इन्होंने सर्विसेज ली, ये कौन से लोग हैं? जो सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 51 के लिए इन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो इनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है मैम। नेक्स्ट देखिए, एक और एक्सेप्शन इसमें दिया हुआ है। सेकंड एक्सेप्शन क्या है कि अगर जीटीए ने खुद से ऑप्शन ले लिया कि भैया मैं तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, मेरे को रिवर्स चार्ज नहीं लगाना, मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा, जीटीए ये बोल रहा है। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा तो फिर यहाँ पे ये आरसीएम का पंगा नहीं होगा, आरसीएम किसी को पे नहीं करा, वो फॉरवर्ड चार्ज में यहाँ से टैक्स पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने 1 लाख की सर्विसेज दी तो वो उसके पास ऑप्शन है 5% या 12%, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। मैं अभी 12% को डिस्कस कर रही हूँ। 12% यानी 12,000 उसने पे किए, सामने वाला पर्सन उसका आईटीसी ले लेगा और ये उसे टैक्स के अंदर, यानी जो ये इनवॉइस बना के देगा 1 लाख और इनटू में 12% ये करके 1,12,000 का इनवॉइस उसको दे देगा, क्योंकि 12,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज लगा रहा है, अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज लगा रहा है तो जीटीए को एक डिक्लेरेशन देनी होगी
जो कि एनेक्सर 3 में बताई हुई। मैं अभी आपको बताऊंगी डिक्लेरेशन क्या देनी है, अभी मैं इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगी आपसे। देखिए उससे पहले आप एक चीज़ और समझ लो, डिक्लेरेशन तो वो देगा, क्या देगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5% 12% दो तरीके के फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स रेट है, हम सारे टैक्स रेट भी डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे मैं आपको डिक्लेरेशन बताऊंगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो जीटीए को दिया गया था आरसीएम का, जीटीए के पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वो टैक्स पे कर दे, तो सामने वाली जो पार्टी है वो टैक्स पे कर दे। तो जो सामने वाली पार्टी है वो किस रेट से रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी, वो 5% के रेट से रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। ठीक है, सामने वाली क्या करेगी पार्टी, 5% के रेट से टैक्स पे कर देगी और उसके बाद उसका क्रेडिट भी अवेल कर लेगी। क्या करेगी वो अपने 3B के अंदर टैक्स पे करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 का टैक्स आया 1 लाख पे, वो टैक्स पे भी करेगी और वहीं पे 3B में आईटीसी भी 5,000 का अवेल कर लेगी। ये जो टैक्स है ध्यान रखिएगा, ये टैक्स आपका कैश में जाएगा, ये आपका आईटीसी से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टेस्ट है, टैक्स है, सॉरी। बट इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर आपने 5% के रेट से सामने वाली पार्टी ने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया, जैसे कि जीटीए है, जीटीए ने सर्विसेज दी एक्स पर्सन को, 1 लाख की सर्विसेज थी, जीटीए ने अपनी R1 में दिखा दिया रिवर्स चार्ज के तहत, तो यहाँ पे वो किसकी 3B में जाके ऑटोमेटिकली शो हो गया, एक्स की 3B में। इसको तो नील रेट, इसको तो कुछ भी टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्स की 3B में क्या दिखाएगा कि आपने रिवर्स चार्ज के 1 लाख की सर्विसेज दी, भैया 5,000 रुपये पे कर दो। एक्स ने क्या किया, ये 5,000 रुपये पे भी कर दिए और 3B के अंदर एज आईटीसी क्लेम भी कर लिए। क्लियर। अब ये जीटीए कोई टैक्स तो नहीं भर रहा, लेकिन जीटीए ने एक ट्रक खरीदा, ट्रक के ऊपर इसको 2.5 लाख का सीजीएसटी और 2.5 लाख का एसजीएसटी मिला, 2.5 लाख का सीजीएसटी, 2.5 लाख का एसजीएसटी मिला। तो क्या इस आईटीसी को ये क्लेम कर लेगा? देखो अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है दैट द क्रेडिट ऑफ आईटीसी चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विसेज हैज नॉट बीन टेकन बाय द जीटीए। यानी अगर आपने रिवर्स चार्ज ले लिया तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपको अपने जो भी आईटीसी है वो रिवर्स करने पड़ेंगे, आप उसको क्लेम ही मत करो। देखो जीटीए अगर खुद से टैक्स पे नहीं करता, ठीक है, बाय इटसेल्फ वो टैक्स पे नहीं करता, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा सामने वाली पार्टी पे, जो भी स्पेसिफाइड पार्टीज थी, तो उसको कितने परसेंट के रेट से टैक्स देना है, 5% के रेट से। जो पार्टी है, पार्टी क्या करेगी, आईटीसी क्लेम कर लेगी इस 5% टैक्स का, लेकिन जितने भी टैक्सेस, जितने भी आईटीसी जीटीए की 2B में आए हैं वो उसको क्लेम नहीं करने, आईटीसी ऑन inward supplies of GTA used in supplying the services is not available, वो उसको नहीं मिलेंगे आईटीसी जीटीए को। ठीक है, जीटीए क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी ने जो 5% टैक्स पे किया रिवर्स चार्ज के तहत भी, वो पार्टी उसको क्लेम कर लेगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि रिवर्स चार्ज में किस तरीके से डील करना है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जो फॉरवर्ड चार्ज का दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है जीटीए को, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैम अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कितना परसेंट टैक्स लगेगा? देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ना आपको ध्यान रखना है, फॉरवर्ड चार्ज के भी 2 मेथड हैं जीटीए के लिए। फर्स्ट मेथड तो है कि वो 5% टैक्स पे कर दे, सेकेंड मेथड है कि वो 12% टैक्स पे कर दे। अगर वो 5% टैक्स पे कर रहा है तो वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। मैम रिवर्स चार्ज में नहीं कर रहा था ना वो तो, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में अगर आप 5% लेते हो तो भी नहीं कर सकते। फॉरवर्ड चार्ज में भी आपको कोई भी आईटीसी लेना अलाउड नहीं है। बट बात करूं अगर मैं 12% की, तो 12% में आपको आईटीसी लेना अलाउड है, आप सारा आईटीसी अवेल कर सकते हो, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी। नाउ डिक्लेरेशन ऑन इनवॉइस इशूड बाय जीटीए। जीटीए को जो डिक्लेरेशन देनी है उसमें वो बताएगा कि उसको कौन सा जो है ऑप्शन ऑप्ट करना है, उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करना है या उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करना है। देखिए अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्ट करना चाहता है तो उसे एनेक्सर फॉर्म फाइल कर, सॉरी एनेक्सर 5 फॉर्म जो है वो उसे फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैम फाइल कब करना है? फाइल आपको करना है 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में। जैसे मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 25-26,
25-26 के लिए ऑप्ट करने की लास्ट डेट क्या थी? 1 जनवरी 2024 टू 31 मार्च 2025। तो अगर 26-27 के लिए आप ऑप्ट करना चाहेंगे तो 26-27 के लिए 1 जनवरी 2027 से, सॉरी यहाँ पे मुझे 25 लिखना चाहिए था, 27 से लेकर के 31 मार्च 2027। ठीक है, जिस भी ईयर के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हो, जिस फाइनेंशियल ईयर के, उसके प्रीसीडिंग 3 मंथ्स का इसमें टाइम दिया हुआ है। अब उस फॉर्म में डिक्लेरेशन में आपको ये भी डिक्लेयर करना है कि आप 5% का ऑप्शन ले रहे हो या 12% का, क्योंकि 5% का ले रहे हो तो आईटीसी आपको नहीं मिलेंगे, 12% का ले रहे हो तो आईटीसी आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ये सबमिट कर देना है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको फॉरवर्ड चार्ज मिल जाएगा। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपने एक बार फॉरवर्ड चार्ज ले लिया, एक बार आपने एनेक्सर 5 फिल कर दिया, तो विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर आप इस ऑप्शन को जो है वो छोड़ नहीं सकते। आपको उसमें फॉरवर्ड चार्ज के तहत ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये आपके पास टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ये ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा। आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। ठीक है, टाइम लिमिट पहले अलग थी, लेकिन आपको फिलहाल वाली ध्यान रखनी। फिलहाल हमारे पास जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बता दिया, 1 जनवरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वेदर वेयर जीएसटी कमेंस न्यू बिजनेस, अगर देखो आपने न्यू बिजनेस कमेंस किया तो जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके 45 दिन के अंदर अंदर, जैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया, रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर आपको डिक्लेरेशन देनी है। ठीक है, और 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। देखिए जब आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया, यहाँ पे 45 डेज फ्रॉम अप्लाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, फ्रॉम अप्लाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे क्या है, आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर। जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया प्लस में 45 दिन, जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया प्लस में 30 दिन, विच एवर इज लेटर, तब तक आपको ये डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर देनी है। क्लियर। अब आपने क्या किया, 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ऑप्ट कर लिया, क्या ऑप्ट कर लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट ईयर में आपने रिवर्स नहीं किया और ना ही आपने एनेक्सर 5 अगेन फाइल किया। नेक्स्ट ईयर में कुछ नहीं करोगे तो जो पिछले वाली स्कीम चल रही थी वही आगे करके क्या हो जाएगी, वही आगे फॉलो हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी, उसी तरीके से आपको आगे चलना है। बट अगर मैम मैं रिवर्स करना चाहूँ तो उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे जाना है, तो आप उस टाइम ड्यूरेशन में क्या फाइल कर दोगे, एनेक्सर 5। जैसे 25-26 में आपने आरसीएम लेना है, अभी तक फॉरवर्ड चार्ज था, तो 25-26 में क्या फाइल कर दोगे, एनेक्सर 6 को हम यहाँ पे फाइल कर देंगे। एनेक्सर 6 फाइल होते ही आप लोगों के ऊपर आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक बार ये आरसीएम भी एप्लीकेबल हो गया तो 1 साल से पहले आप रिवर्ट नहीं कर पाओगे। 1 साल तक फिर आपको आरसीएम के तहत ही टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर आप पीछे नहीं हटोगे। अब जीटी की अगर हम बात करें तो जीटीए डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा 5% के रेट से। वो कह रहा है ऑप्ट टू पे टैक्स, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा 12% की रेट से। ये पहले का सिस्टम है, ये 18/7/22 से पहले का, क्योंकि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है नहीं, ये 18/7/22 से पहले का है। लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, अब क्या करना है आपको, अगर जीटीए टैक्स पे नहीं करना चाहता तो एक तो रिवर्स चार्ज का ऑप्शन है 5% के रेट से, जीटीए खुद से टैक्स पे करना चाह रहा है, खुद से टैक्स पे करना चाह रहा है फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, एक तो 12% का और एक 5% का। लेकिन यहाँ पे वो आरसीएम क्लेम नहीं कर सकता, यहाँ पे आरसीएम क्लेम कर सकता है 12% वाले केस में। नेक्स्ट उसको डिक्लेरेशन क्या देनी है, देखिए अगर वो ऑप्ट कर रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो उसको मेंशन करना है दैट इनवॉइस दैट ही हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एंड ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म फ्रॉम डैश फाइनेंशियल ईयर विच इज नॉट रिवर्टेड टू एंड हैव नॉट रिवर्टेड टू आरसीएम, यानी कि हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद एनेक्सर 5 में जो आपके पास अमेंडेड होकर के आई वो आपके पास क्या है, टू ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एनेक्सर 6 किसके लिए आपके पास, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि एनेक्सर 5 किस चीज के लिए और एनेक्सर 6 किस चीज के लिए। बट ध्यान रखिएगा, एक बार आपने इसको फाइल कर दिया या इसको फाइल कर दिया, आपको कंप्लीट ईयर उसी को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस है, इनवॉइस इशू करने की जरूरत जीटीए को नहीं पड़ती। जीटीए के ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक हम और देखेंगे। देखिए, अगर जीटीए के साथ कोई भी एंसिलरी सर्विसेज मिली, मैम एंसिलरी सर्विसेज कौन सी मिल सकती हैं जीटीए के साथ? देखिए, जीटीए के साथ हो सकता है पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, लोडिंग अनलोडिंग, ये सर्विसेज भी जीटीए आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि टेम्पररी वेयर हाउसिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। इनमें से कोई भी या इस टाइप की कोई भी सर्विसेज आपको जीटीए ने दी तो उसे कैसे टैक्स लगाओगे, क्या ट्रीट करोगे? देखो, अगर जीटीए ने आपको एंसिलरी सर्विसेज दी तो दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो आपने उसका जो बिल है वो जीटीए की सर्विसेज के साथ ही आपने बिल बनवा दिया। बिल किसके साथ बनवा दिया? जीटीए की सर्विसेज के साथ। लेकिन एक साइड दूसरा ऑप्शन क्या है कि बिल आपने सेपरेट बनवा लिया। देखिए, वैसे तो अगर मैं इन सप्लाईज की बात करूं, ये सब कंपोजिट सप्लाई है। पैकिंग है, अनपैकिंग है, ट्रांसशिपमेंट है, लोडिंग अनलोडिंग है, ये जीटीए की सर्विसेज का ही तो पार्ट है। इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोल सकते हैं। तो इसको आप कंपोजिट सप्लाई के तौर पे अगर रजिस्टर्ड कर इसको टैक्स लगाते हो तो आपके ऊपर वही टैक्स लगेगा जो जीटीए के ऊपर लग रहा है। इन शॉर्ट में आपको बात करूं, आपने ये देखना है कि अगर जीटीए के बिल के साथ ही ये जो सर्विसेज है इनका बिल ऐड होके आया तो आप उसको कंपोजिट सर्विस माने और जीटीए वाला रेट लगा दें। ठीक है, बट अगर बिल सेपरेट आया है, बिल सेपरेट आया तो इसका मतलब सर्विसेज सामने वाला पर्सन उनको सेपरेट ट्रीट कर रहा है, उनकी वैल्यूएशन भी सेपरेट हो रही है। जब वैल्यूएशन सेपरेट हो रही है, इनवॉइस सेपरेट बन रहा है, तो टैक्स भी अलग अलग रेट से लगेगा। जीटीए की टैक्सेशन अलग होगी और यहाँ पे पैकिंग अनपैकिंग का जो जीएसटी रेट है उस जीएसटी रेट से इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा इन सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, अगर कंपोजिट है, बिल एक ही बना है, तो आपने जीएसटी के ऊपर जो जीटीए के ऊपर जो रेट लग रहा है उसी रेट को चलने दो। अदरवाइज जो स्पेसिफिक सर्विस का रेट है, बिल अलग अलग है, तो स्पेसिफिक सर्विसेज वाला रेट यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपको इन एंसिलरी सर्विसेज को किस तरीके से टैक्सेबल करना है। अब कई केसेस में जो जीटीए सर्विसेज होती है ना वो एग्जम्प्ट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड की गई हो, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर जीटीए सर्विसेज दिए तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 21A में एग्जम्पशन दी गई है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने जीटीए सर्विसेज दी दैट वुड बी एग्जम्प्ट। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज खुद से पे कर रहा है तो सामने वाले के ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है अगर उसने फॉरवर्ड चार्ज ले लिया तो। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, अगर आपने अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन किसी को मतलब जीटीए की सर्विसेज दी है और आरसीएम आप पे कर रहे हो तो वहां पे आपको टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो स्पेसिफाइड ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आपके पास अनरजिस्टर्ड का आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सप्लाई ऑफ जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गुड्स कैरेज आइटम कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 21, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास आरसीएम एप्लीकेबल है और आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आरसीएम एप्लीकेबल है दैट मीन्स आप एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। मैंने ये पीछे भी बता दिया, आपने क्या ध्यान रखना है, अगर आपने आरसीएम के तहत टैक्स पे किया तो आपको अपना आईटीसी क्लेम नहीं करना, क्योंकि आरसीएम के तहत जब आप पे कर रहे हो ना तो जीटीए के लिए, जीटीए को तो टैक्स नहीं पे करना होता ना, तो जीटीए के लिए क्या मान ली जाती है कि एग्जम्प्ट सप्लाई है तो आप अपना आईटीसी रिवर्स कर दो। ठीक है, और जीटीए के अंदर जितनी भी एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज हैं वो इंक्लूड की जाएंगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। अभी हमने पीछे देखा पैकिंग अनपैकिंग लोडिंग अनलोडिंग, वो सारी आप जीटीए की सर्विसेज मान करके चलना। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ आरसीएम प्रोविजन, ये हमने देख लिया कि गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, इसमें कुछ एक मेन चीजें अभी हमारी रहती हैं। अगर सर्विसेज जीटीए को दी गई हैं बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और कैरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस,
अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड जीटीए सर्विसेज दी जा रही है, एग्जाम्पल हो जाएगा मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर, रिलीफ ऑफ मटेरियल meant for victims of natural or man-made disaster, calamity, accident और mishap, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, इनके ऊपर अगर इनको ट्रांसफर किया जा रहा है थ्रू जीटीए, थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये सारे नाम एक बार आप स्टडी कर लेना। इन नामों में से कोई भी आपने फूड आइटम सप्लाई की, कोई भी रिलीफ मटेरियल दिया, न्यूज़पेपर दिया, मैगजीन दिया, सप्लाई किया, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? जीएसटी प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, इंक्लूडिंग एंड अनरजिस्टर्ड सीटीपी अदर देन द फॉलोइंग रिसिपिएंट, यानी अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकता है बट अदर देन फॉलोइंग रिसिपिएंट, यानी इनके ऊपर तो लगना ही लगना है। फैक्ट्री का आप नहीं कह सकते कि फैक्ट्री जो है रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बहाने हम नहीं चलेंगे, ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको करवा लो। बट इनके अलावा कोई ऐसी एंटिटी है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो ठीक है, वो चलेगी। सभी एंटिटीज मैंने ऊपर आप लोगों को डिस्कस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सेक्शन 51 में जो लोग रजिस्टर्ड थे, CG, ASG, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया एनेक्सर। एनेक्सर मैंने बोला था आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। ये एनेक्सर वैसे आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन में आपको बता दूंगी, यूजर सर्विसेज के अंदर ये एनेक्सर हमें मिल जाते हैं। ये एनेक्सर आपको कब फॉर्म करना है, जब आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लेना हो, एनेक्सर नंबर 5। एनेक्सर नंबर 6 जब आपको RCM ऑप्ट करना हो तो आपको एनेक्सर नंबर 6 जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस फॉर्म के अंदर, सिर्फ नाम वगैरह आपको अपना फिल करना है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से आप ले रहे हो, हम किस फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेरेशन दे रहे हैं। बिल्कुल इजी सा फॉर्म है, आप लोग फाइल कर लोगे, कोई इसमें इशू ही नहीं है 1% भी। तो गाइज आज हमने देखा कि किस तरीके से जीटीए जो है, जीटीए के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, कहाँ पे जीएसटी टैक्सेबल होगा, कहाँ पे एग्जम्पशन उसको मिलेगी, कौन कौन से ऑप्शन है जीटीए को जीएसटी पे करने के लिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का जवाब दूंगी। जीटीए के बाद कल हम अदर सर्विसेज जो है आरसीएम की, वो हम सारी 1 बाय 1 कवर करेंगे अपनी इन वीडियोस में कि कहाँ कहाँ पे जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल होता है। आप लोगों का जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। कोई वीडियो आप स्पेसिफिक चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे बना के दूं आप लोगों के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक चीज कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।